नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज़ादी के बाद से 1967 से 71 के 4 सालों को छोड़ दें, 1967 से 71 के 4 सालों को अगर आप छोड़ दें तो कई दशकों तक कांग्रेस का पूरे देश की राजनीति पर वर्चस्व रहा। एकाधिकारवादी स्थिति रही, ये भी कह सकते हैं। विपक्ष बहुत कमज़ोर था, लेकिन उस दौरान भी विपक्ष का हौसला कमज़ोर नहीं था जो आज के विपक्ष का हो गया है। वो लड़ाई से पहले मैदान छोड़कर भागने में यकीन करता है। उस समय का विपक्ष हार सामने देखकर भी हौसला नहीं छोड़ता था, लड़ाई के मैदान से भागने की कोशिश कभी की नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ चुनावी राजनीति की। चुनावी राजनीति में एक होती है प्रतीकात्मक लड़ाई। अब मैं प्रतीकात्मक लड़ाई किसे कह रहा हूँ? जहाँ ये पहले से तय हो कि हार जाएंगे, लेकिन फिर भी इस हौसले के साथ लड़े कि बस जीत तो हमारी ही होने वाली है। ये हौसला था उस समय के विपक्ष का। लेकिन आज का विपक्ष जो है वो उसका हौसला पहले से पस्त है। आप याद कीजिए, जवाहरलाल नेहरू के सामने उस समय कौन जीत सकता था? लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा कद्दावर नेता उनके सामने चुनाव लड़ने गया, ये जानते हुए भी कि हम हार जाएंगे। डॉक्टर लोहिया कहीं और से लड़ते तो हो सकता है जीतकर वो लोकसभा में पहुंच जाते, बाद में हालांकि पहुंचे भी दूसरी जगह से। लेकिन उस समय नेहरू को चुनौती देना ये एक प्रतीकात्मक लड़ाई थी, जिसका संदेश पूरे देश में देना था कि जो सबसे ताकतवर है उससे लड़ने के लिए तैयार है और उसके लिए त्याग करने को तैयार है, लोकसभा जाने का लोभ संवरण करने को तैयार है। आज वो स्थिति नहीं है। उसके अलावा उसके बाद के चुनावों को देखिए, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आप याद कीजिए 1980 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राजमाता विजयराजे सिंधिया को उतारा, जानते हुए भी कि हार जाएंगे। अगर वो मध्य प्रदेश की किसी सीट से लड़ी होती, खासतौर से ग्वालियर, गुना या भिंड की किसी सीट से लड़ी होती, तो लोकसभा में पहुंचती। वैसे पहले भी पहुंच चुकी थी, उसके बाद भी पहुंची। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई को प्रतीकात्मक बनाना था, एक बड़ी लड़ाई का संदेश देना था, इसलिए उनको उतारा गया। इसी तरह से याद करें आप तो 1982 में जब संजय गांधी की मौत के बाद अमेठी में उपचुनाव हुआ तो वहाँ से शरद यादव को विपक्ष ने उतारा। उसके बाद के चुनाव में अमेठी से राजमोहन गांधी को उतारा गया चुनाव मैदान में। तो ऐसे बड़े चेहरे जब उतारे जाते हैं तब वो लड़ाई प्रतीकात्मक से कुछ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बड़े चेहरे का असर ये होता है कि उसकी चर्चा ज़्यादा होने लगती है। हार भले ही तय लग रही हो, लेकिन एक संशय पैदा हो जाता है कि कहीं जीत तो नहीं जाएंगे, कहीं जो ताकतवर उम्मीदवार है और बड़ा नेता है वो हार तो नहीं जाएगा। ये संशय पैदा, आप याद कीजिए, आपको याद दिला दी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2014 की बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, और बनारस से अरविंद केजरीवाल लड़ने के लिए गए उनके खिलाफ चुनाव। और उससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हरा चुके थे विधानसभा का। तो जायंट किलर कहे जा रहे थे। जो लोग बनारस की राजनीति को जानते हैं, ज़मीनी हकीकत को जानते थे, उनको 2014 में भी मालूम था कि कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक अरविंद केजरीवाल की हार तय है। लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई कि ये बहुत कड़ा मुकाबला है और इसमें अरविंद केजरीवाल जीत भी सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को खुद भी ये गलतफहमी थी कि वो अगर नरेंद्र मोदी को हरा देंगे तो देश में राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे वो, और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बन सकते हैं। इस उम्मीद में गए थे। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। अगर वो उस चुनाव में अपनी पार्टी को का जनाधार बढ़ाने की या उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने की कोशिश करते तो शायद 4 से ज़्यादा सीटें जीतकर उनकी पार्टी आ सकती थी शायद। लेकिन उन्होंने सारा जोर बनारस में लगा दिया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को उतारा। उसके बाद 2014 में वो चुनाव हार गईं। उसके बाद उनको राज्यसभा में भेजा, उनको केंद्र में मंत्री बनाया और फिर 2019 में चुनाव लड़ाया और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया और जायंट किलर बन गई। तो इस तरह के चुनावी लड़ाई के उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वैसे आज़ादी के बाद से, खासतौर से 1969 में
जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, कांग्रेस में विभाजन हुआ, उसके बाद एक परंपरा सी या अंडरस्टैंडिंग जो भी कह लीजिए बन गई थी बड़ी पार्टियों के बीच में कि बड़े नेताओं को हराने की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अच्छे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो पार्लियामेंट में पहुँचे, ये सुनिश्चित करना चाहिए। इस परंपरा को या इस अंडरस्टैंडिंग को जो भी कहिए, इसको तोड़ा राजीव गांधी ने 1984 में, जब उन्होंने अटल जी के खिलाफ माधवराव सिंधिया को उतारा, हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन को उतारा। इसी तरह से विपक्ष के सारे बड़े नेताओं के सामने बड़े चेहरे उतारे और 1984 में ये सब जीते। तो इस तरह की लड़ाई हमेशा ज़रूरी नहीं कि हार में बदले, इसीलिए ये अनिश्चितता ही इस तरह की लड़ाई को इंटरेस्टिंग बना देती है, इस तरह की लड़ाई को बड़ा रोचक बना देती है। एक सस्पेंस बना रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, जो धारणा है, जो स्थापित धारणा है, कहीं उसके विपरीत रिजल्ट तो नहीं आ जाएगा। लेकिन आज के विपक्ष की हालत देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए बनारस से उसके पास कोई चेहरा नहीं है, जो प्रतीकात्मक लड़ाई को भी जो है संशय में बदल सके कि शायद जीत जाए, शायद बहुत नज़दीकी मुकाबला हो जाए, जो 2014 में लग रहा था। हालांकि उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, आज वो प्रधानमंत्री हैं। बनारस से उनकी जीत सुनिश्चित है, तय है कि वो बनारस से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी संभव है कि उनके खिलाफ जो लड़े उसकी जमानत भी न बचे। फिर भी लड़ाई को हौसले के साथ लड़ना ये बताता है कि राजनीतिक रूप से पार्टी कमज़ोर भले हो, लेकिन हौसले में कोई कमज़ोरी नहीं है। अजय राय को जैसे ही घोषित किया गया उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा, ये स्पष्ट हो गया, मतलब इंडी गठबंधन की ओर से उतारा गया। कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, वो समाजवादी पार्टी का भी समर्थन उनको हासिल है। ऐसे में एक बड़ा चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से या पूरे देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों से कोई चेहरा नहीं मिला विपक्ष को, जो जिसको वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतार सके और लड़ाई को हार जीत के दृष्टि से छोड़ दीजिए, रोचक बना सकें, एक सस्पेंस क्रिएट कर सकें। राजीव गांधी के खिलाफ जानते हुए भी कि उनकी हार नहीं हो सकती अमेठी से, विपक्ष ने, खासतौर से भाजपा ने मेनका गांधी को लड़ाया, वो भी गांधी परिवार के सदस्य थी। तो लड़ाई को रोचक बनाने के लिए, लड़ाई में, उस चुनावी युद्ध में हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम हताश या निराश नहीं हैं, हमें लड़ने का जज्बा है, हौसला है। ये संदेश जनता को देने के लिए कि हम कमज़ोर भले नज़र आ रहे हों, हम छोटी पार्टी हों, हम जनाधार में कम हों, कांग्रेस हमसे बड़ी पार्टी हो, राजीव गांधी हमसे बड़े नेता हों, इंदिरा गांधी बड़ी नेता हों, फिर भी हम उनको चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। आज का विपक्ष, उसमें चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं है। अजय राय एक विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा के नेता नहीं हैं। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारना, खास तौर से ऐसे में जब वो पहले से घोषित कर चुके हों कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करेंगे, यानी एक रिलक्टेंट उम्मीदवार को और बहुत ही कमज़ोर उम्मीदवार को प्रधानमंत्री के खिलाफ उतारना, जो 2 बार उनसे चुनाव हार चुका हो, उसको उतारना, इसका मतलब है कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की स्थिति में है उसके बड़े नेताओं को उनके घर में घेरने की। देखिए, ऐसे चुनावों में क्या होता है, हार जीत की बात तो छोड़ दीजिए, ऐसे चुनाव का उद्देश्य होता है, जब इस तरह की प्रतीकात्मक लड़ाई आप बनाते हैं, तब एक कोशिश ये होती है, उसमें उसका उद्देश्य ये होता है कि उस नेता को अपने चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर अपने चुनाव क्षेत्र में लगाएंगे तो बाहर जाने का समय कम मिलेगा। उसका फ़ायदा जो है विपक्ष को मिल सकता है, उसका नुकसान उस पार्टी को और उस पार्टी के बाकी उम्मीदवारों के लिए हो सकता है। इस सारी संभावनाओं को अजय राय को उतारकर एकदम से खारिज कर दिया है विपक्षी दलों के गठबंधन ने। 27-28 दलों का गठबंधन है, उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये हौसला दिखाए, हम लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम चुनौती देंगे, इस लड़ाई को इतनी आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीतने नहीं देंगे, हम उनके घर में उनको घेरेंगे, ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। अब आप देखिए केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की कोई संभावना नहीं है। वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, वायनाड से जब तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन कांग्रेस पार्टी को है, तब तक राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया कि किसी भी कमज़ोर उम्मीदवार को सामने खड़ा कर दे। अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को चुनाव मैदान में उतार दिया। अब के सुरेंद्रन जीतेंगे नहीं, ये पहले से तय है, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये जीत इतनी आसान नहीं होगी। तो बात केवल हराने की नहीं होती चुनाव में, आपकी जीत को मुश्किल बनाना, कठिन बनाना, ये भी एक उद्देश्य होता है चुनावी लड़ाई का। तो इसलिए कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव एक तरफा चुनाव है, जिसमें विपक्ष कमज़ोर ही नहीं है, हताश और निराश है, उसका हौसला पस्त है, उसमें लड़ाई का मादा ही नहीं है। लड़ाई में हार जीत होती है, चुनाव में हार जीत होती है, कोई पार्टी कभी जीतेगी, कोई पार्टी कभी हारेगी, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब कोई पार्टी लड़ने का हौसला खो दे, मादा खो दे, तब समझना चाहिए कि कोई गंभीर बीमारी है, कोई गंभीर समस्या है, जिसका निराकरण किए बिना पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बारे में, बल्कि विपक्ष की ज़्यादातर पार्टियों के बारे में ये बात कही जा सकती है, कुछ क्षेत्रीय दलों को छोड़कर। तो कांग्रेस की हालत, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, उसमें चुनाव लड़ने का हौसला नहीं है, मादा नहीं है। ये वाराणसी में उसके उम्मीदवार की घोषणा से पता चलता है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। जिस पार्टी में लड़ने का मादा ना हो, हौसला ना हो, उस पार्टी को मतदाता उसका साथ क्यों देगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव 2024 का एक तरफा है, एक तरफा जीत है। उसमें सिर्फ आप गिनते रहिए कि बीजेपी की और एनडीए की सीटों की संख्या कहां जाकर रुकेगी, और विपक्ष की और ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या कहां से शुरू होगी। सिर्फ इतना फ़र्क है दोनों धड़ों में। अब इसके बाद कहना कि देश में विपक्ष कमज़ोर हो रहा है, मजबूत होना चाहिए विपक्ष को जनतंत्र में विपक्ष को मजबूत करने का काम सत्तारूढ़ दल का नहीं होता। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप में लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है, कोई आपको किसी भी सूरत में जिता नहीं सकता। यही हाल है इस देश के विपक्ष का। इसलिए विपक्ष कमज़ोर होता जा रहा है कि वो लड़ाई से पहले ही हार मानकर बैठ गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।